बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत थी हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने, अपने अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, हमारे मोबाइल ऐप पॉलिटिकल एकेडमी और हमारे टेलीग्राम चैनल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पॉलिटिकल साइंस पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआती जो मेरी पंक्तियां थी वो आप लोगों ने किसी फिल्म में जरूर आमिर खान के माध्यम से आप लोगों ने सुनी होगी। बड़ी प्रेरक पंक्तियां हैं और आपको इनसे प्रेरणा भी लेनी है कि बंदे हैं उसके, हम पे किसका जोर है। हमारे ऊपर किसी का जोर नहीं है। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, हमी से हमारे परिवार को उम्मीद है, हमको हमसे ही उम्मीद है। इरादे हैं फौलादी, हिम्मत थी हर कदम। हम में हिम्मत है, हम में जज्बा है। हम छोटी मोटी असफलताओं से निराश होने वाले नहीं हैं। हम लगातार प्रयास करने वालों में से हैं। और यदि आप लगातार प्रयास करेंगे, अनवरत प्रयास करेंगे, बिना थके बिना रुके प्रयास करेंगे और हमें अपनी किस्मत को खुद ही लिखना है। हमें किसी किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, हमें भाग्यवादी नहीं रहना बनना है। हम यदि कोशिश करेंगे तो हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और अंतिम पैरा बड़ा जबरदस्त है कि अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आपको यदि अपने भविष्य की सुनहरी किस्मत को लिखना है तो उसके लिए कलम की ताकत से बैठकर बड़ी तन्मयता के साथ में, समर्पण के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में अनवरत आप लोगों को प्रयास करने होंगे, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। आज की कक्षा जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, डीपीएसपी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के एमसीक्यू प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं हालांकि हेडिंग हमने स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान दे रखा है, लेकिन नीति निदेशक तत्व पुलिस कांस्टेबल से लगाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के होने वाले प्रतिष्ठित एग्जामों में भी इसमें से प्रश्न आते हैं। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन स्पेशली हम जो बात करने वाले हैं वो स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज की कक्षा में लगभग हम 70 के आसपास प्रश्नों को हल करेंगे। पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में इनको हम अपलोड करेंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी 20-30 जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी हम इन्हें अपलोड करेंगे। यदि हमारी कक्षा आपको ठीक लगे तो इसको शेयर अवश्य करें, लाइक करें और हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके हम लोगों को अवश्य बताएं। किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप अपने सुझाव भी अपेक्षित है। लेकिन इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट में 1 मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगा। यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी नई मुहिम में प्रारंभ हो सकते हैं। आप कहोगे कि सर ये नई मुहिम क्या है? ये नई मुहिम जैसा कि इस चिन्ह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, या कर दीजिए POLSCI। ये यदि आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिर भी ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को नहीं मिले तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं व्हाट्सएप, जिस पे मैसेज करके आप हमसे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 828209744629 पॉलिटिकल एकेडमी का लोगो लगा हुआ है इस नंबर पे, और पॉलिटिकल एकेडमी हमारी टीम के मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कहोगे क्यों जुड़े हम आपके टेलीग्राम चैनल में? आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इसलिए जुड़िए ताकि यहां प्रतिदिन 10 प्रश्न आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भेजे जाते हैं। किससे संबंधित? आप जब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो 500 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे पश्चिमी राजनीतिक विचारकों से संबंधित। तो 500 प्रश्नों को आप हल करके पश्चिमी राजनीतिक विचारक जो प्लेटो टू मार्क्स तक जो स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में है, वो प्रश्न आप लोगों के लिए 500 प्रश्न हम लोगों ने भेज रखे हैं और आगे भी इस मुहिम को हम लोग जारी रखेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का मानस बना रहे हैं, अभी से आप अपनी नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। ये हमारे पॉलिटिकल एकेडमी पॉलिटी विद क्यूरियोसिटी, ये आप लोगों को लोगो दिखाई देगा। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें। यहां आकर आप बहुत सी डेमो क्लासेस देख सकते हैं स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से संबंधित। इसके अलावा अभी आज मैं जिस दिन आपकी कक्षा अपलोड कर रहा हूं उस दिन की बात करूं तो इस समय आपको हमारे पॉलिटिकल एकेडमी ऐप पर बैच नंबर 5 मिलेगा स्कूल व्याख्याता से संबंधित। इस बैच में हम लगभग
270 अंक का पाठ्यक्रम आप लोगों को करवाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी है। इसी में आपको लगभग 4000 प्लस एमसीक्यू प्रश्न के वीडियो हल मिलेंगे। इसी बैच में आप लोगों को 4000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसी बैच में आप लोगों को 11वीं 12वीं के 38 जो अध्याय है एनसीईआरटी के, वो आप लोगों को मिलेंगे। और स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम तो आप लोगों को मिलना ही है। ये बैच अभी जो है मैं वीडियो डाल रहा हूं उस समय की बात कर रहा हूं, आप पता नहीं इस वीडियो को कब आप तक पहुंचे। ये इसमें सितंबर माह में ये जो है 5वां बैच आप लोगों के स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक और, यदि आप स्कूल व्याख्याता के साथ साथ में, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट के साथ साथ में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पॉलिटिकल एकेडमी से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस बैच को आप ले सकते हैं। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, संपूर्ण पाठ्यक्रम है 150 अंक का। गणपत सिंह जी राजपुरोहित और उनकी टीम के द्वारा यह पूरा कोर्स तैयार किया गया है। बड़ा गुणवत्तापूर्वक कोर्स है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट पेपर दोनों यदि हमारे पॉलिटिकल एकेडमी ऐप से जुड़ते हैं, तो इसमें फीस में आप लोगों को कुछ छूट भी दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे वही मोबाइल नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना होगा। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को बिना विलंब किए। चूंकि नीति निदेशक तत्वों की हम लोग बात कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। आप लोग ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 तक नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है। आप लोग ये भी जानते हैं कि नीति के निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और इस बात का स्पष्ट उल्लेख है आर्टिकल 37 में। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नीति के निदेशक तत्व शासन के मूलभूत है, यानी कि शासन के लिए आवश्यक है। अतः राज्य विधि का निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखते हुए विधि का निर्माण करेगा। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्टतः लिखा हुआ है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए विविध प्रकार के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य और उनको कैसे याद किया जा सकते हैं, ऐसे बहुत से मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के अंत में आप हमारे साथ में। पहला ही प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? देखिए, सेकेंड ग्रेड वर्ष 2012 में ये प्रश्न पूछा गया और भी बहुत से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि नीति के निदेशक तत्वों को हमने कहां से ग्रहण किया, तो उसका सीधा सीधा एक ही विकल्प का यदि हम लोगों को चयन करना हो तो आपका उत्तर जाएगा आयरलैंड की तरफ। एनसीईआरटी किताबें और भी बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों में आयरलैंड से ही नीति निदेशक तत्वों के ग्रहण करने की बात का उल्लेख है। लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जिसमें इस बात का उल्लेख है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, दूसरी बात, लेकिन शासन के मूलभूत है, तीसरी बात, राज्य विधि बनाते समय इनको लागू करेगा, यह राज्य का कर्तव्य है। इस बातों का उल्लेख अनुच्छेद 37 में, और यह बात हमने कहां से ग्रहण की है? आयरलैंड से ग्रहण की है। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 38(1) जिसमें कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के साथ में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। यह प्रावधान भी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया है। आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 39 में 6 प्रावधान है ए बी सी डी में। यहां जो ए बी सी और डी के जो ये प्रावधान है, ये जो प्रावधान है ये भी हम लोगों ने कहां से ग्रहण कर रखे हैं? आयरलैंड से ग्रहण कर रखे हैं। तो ये चीजें भी हमने कहां से ले रखी है? ए बी सी और ई वाला है, डी वाला नहीं है, ध्यान रखना, ई वाला। ये जो प्रावधान है ये हमने कहां से ले रखे हैं? आयरलैंड से ले रखे हैं। यानी कि नीति निदेशक तत्वों पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो कहां से है? आयरलैंड से। इसलिए नीति निदेशक तत्वों को हम आयरलैंड से मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कनाडा के संविधान से भी हमारा जो आर्टिकल 44 है जिसमें समान सिविल संहिता का उल्लेख है, कॉमन सिविल कोड का जो उल्लेख है, वो प्रावधान हमने कनाडा से ले रखा है। इस प्रकार से विश्व के अलग अलग संविधानों से इसके ऊपर प्रभाव है। लेकिन ओवरऑल यदि आप लोगों से पूछा जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा? आयरलैंड ही होगा। दूसरा, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व उल्लेखित हैं। बहुत ढंग से इस प्रश्न को आप लोगों को हल करना होता है। आर्टिकल 36 से 51 तक है, इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुमेलित कीजिए। देखिए, नीति निदेशक तत्वों में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक तो ट्रेंड ये चल रहा है, एक तरफ अनुच्छेद देंगे और एक तरफ उन अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। ये चीजें आप तभी याद रख सकते हैं जब आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी चीजें आप लोगों को कंठस्थ हैं, तभी आप लोग इन ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आर्टिकल 38 से लगाकर 51 तक
जो नीति निर्देशक तत्व है, मैंने 36 और 37 का यहां पर नहीं लिखा और उसके पीछे कारण है कि इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी वो वाद योग्य नहीं है। लेकिन नीति के निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? 38 से प्रारंभ होते हैं। तो इसके प्रत्येक आर्टिकल में लिखी हुई एक एक हेडिंग आप लोगों को जब तक याद नहीं रहेगी, उस हेडिंग के भीतर के प्रावधान आप लोगों को याद नहीं रहेंगे, तब तक इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में, और मैं इसको इस प्रकार से याद रखता हूं कि 40 पंचायत। लेकिन अनुच्छेद 40 में इस बात का भी जिक्र है कि राज्य पंचायतों को ऐसे प्राधिकार और शक्तियां देगा ताकि वो स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्य कर सके, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये अंदर की भीतर की शब्दावलियां भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर सके, इस प्रकार की शब्दावलियां भी आप लोगों को याद रखनी होगी, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग हल कर पाएंगे। स्वायत्त शासन की इकाई, यह शब्द भी अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो ये इस प्रकार की शब्दावलियां आप लोगों को याद रखनी होगी, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रश्न आप लोगों के सीधे सीधे क्या होंगे? गलत होंगे। स्वायत्त शासन की इकाई, स्वायत्त शासन की इकाई, ध्यान रखना, स्वायत्त शासन की इकाई। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए केवल आपको यह याद नहीं रखना होगा कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में, बल्कि उसके भीतर कौन सी शब्दावली है, इन शब्दों को भी आप लोगों को याद रखना होगा। समान नागरिक संहिता आप लोगों को याद रह ही जाएगा, 44 फॉर बराबर, यानी कि समान नागरिक संहिता। कृषि और पशुपालन में इसको इस प्रकार से याद रखता हूं कि 0 और 0 को मिलाने पर 8 बनते हैं, इनकी दोनों का संगठन है ग्राम पंचायत, यानी कि कृषि और पशुपालन। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 में इस बात का भी उल्लेख है कि राज्य गाय, बछड़े, दुधारू पशु, अन्य वाहक पशुओं, इन सब का संरक्षण करेगा और इनके वध पर भी रोक लगाएगा। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य गोवध पर प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 48 में इस बात का स्पष्ट तो उल्लेख है। गाय शब्द लिखा हुआ है, बछड़े लिखा हुआ है, अन्य दुधारू पशु लिखा हुआ है, वाहक पशु, वाहन यानी कि माल ढोने वाले पशु भी लिखा हुआ, उन सब की सुरक्षा करेगा और उनके वध पर भी क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। इस प्रकार की बातों का उल्लेख आर्टिकल 48 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 50 में। खाओ ब्रिटानिया 50-50, अलग अलग कीजिए। किसमें? लोक सेवाओं में। ध्यान रखना, किसमें अलग अलग करना है? लोक सेवाओं में। लोक सेवाओं में राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया जा सके। ध्यान रखना, यहां न्यायपालिका और कार्यपालिका है, यहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा पहले में आप लोगों के 4, तो ये वाला उत्तर आप लोगों के सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 गांधी दर्शन से संबंधित है, अनुच्छेद 43 गांधी दर्शन से संबंधित है, अनुच्छेद 46 गांधी दर्शन से संबंधित है, 47 और 48, ये जो 5 आर्टिकल है वो गांधी दर्शन से संबंधित है। तो आप लोग देख लीजिए, अनुच्छेद 38 गांधी दर्शन से संबंधित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 38 में किस बात का उल्लेख है? 2 खंड है इसके। खंड 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 38 के खंड 2, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया, उसमें प्रावधान किया गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, अवसरों, राज्य आय है, प्रतिष्ठा है, अवसर है और सुविधाओं में असमानताओं को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये गांधी दर्शन से संबंधित नहीं है, बल्कि आर्टिकल 40 जिसमें आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 48 जिसमें विशेष रूप से कृषि और पशुपालन का जो प्रावधान है, आर्टिकल 43 जिसमें कर्मकारों को जीवन निर्वाह योग्य जो है वेतन दिया जाएगा, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर प्रोत्साहन देने की बातों का उल्लेख इनमें है। और आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी गांव के समर्थक थे। गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है।
संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार है? आप लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना की बात करते हैं। अनुच्छेद 38 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से नीति जो निर्देशक तत्व है, राज्य की नीति के निदेशक जो तत्व है, उसमें जो है जन कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि होती है। भारत के संविधान में देखिए, एक तो बात मैं फिर साझा कर लेता हूं कि प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नए प्रश्न शामिल करके लेके आऊं तो उसका कोई हम ये कह सकते हैं कि वो तय नहीं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रश्न को निर्माण कर सकता है, लेकिन जो प्रश्न आ चुके हैं वो इस बात के सबूत है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति से आप लोग परिचित होंगे तो नए प्रश्नों को आप खुद मन में सोच पाएंगे, और हम भी प्रैक्टिस के लिए बहुत से नए प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, यह मूलतः नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है। प्रजातांत्रिक सरकार की सुनिश्चित करना नहीं, सशक्त केंद्र सरकार नहीं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह इसका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आपको सारे विकल्प जो है पढ़ने हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर पर राइट कर रहा हूं इसलिए आप भी नहीं पढ़े, नहीं, वो पढ़ना जरूरी है। वो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है कि प्रश्न का प्रत्येक विकल्प पढ़ें और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर जो हो उसको जो है आप लोगों को चयन करना चाहिए। अगले प्रश्न, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दावली भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि आर्टिकल 38 के जो खंड है उसमें एक में है। चूंकि खंड नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इस प्रकार से भी विकल्प हो सकता है। एक विकल्प हम इसमें और जोड़ सकते हैं 38(2). तो ऐसी स्थिति में उत्तर उसका कौन सा होगा? 38(1), जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान का और कौन से प्रावधानों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है? ध्यान रखना, प्रस्तावना में भी, प्रियम्बल जो हमारी है उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसी शब्दावली का क्या है? उल्लेख है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग पहचानिए। यानी कि कौन सा किस अनुच्छेद से संबंधित है और किस में गलत बात का उल्लेख है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42, यही गलत है। अच्छा, यह कह रहा है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग कौन सा है? तो यह भी असुमेलित है, यह भी असुमेलित है, तो यह तो होगा नहीं। कृषि और पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में। देखिए, प्रश्नों को ठीक से पढ़ना कितना जरूरी है, इस प्रश्न के माध्यम से आपको इस बात को जानना है। मैं भी ठीक से नहीं पढ़ पाया और गलती कर लेता, देखो सीधा इस उत्तर को सही कर लेता तो मेरा प्रश्न गलत हो जाता। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग कौन सा है? मैंने क्या सोच लिया, कौन सा असुमेलित है? यह हम कल्पनाएं कर लेते हैं इन प्रश्नों को देखकर, नहीं करनी है। 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार कम से कम, और चारों विकल्प को कम से कम 2 बार पढ़ना। आपको टाइम खूब मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं तब तो टाइम खूब है, नहीं आ रहे हैं तो भले 10 घंटे दे दो, हमारे लिए कम हो रहे हैं। तैयारी बढ़िया है तो एक प्रश्न को करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक से याद है तो, और अन्यथा घंटे पर भी बैठे रहे उस प्रश्न को लेकर, वो हल हम लोगों से होगा नहीं। तो बहुत ढंग से प्रश्न को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न के आधार पर प्रश्न के उत्तर चेंज हो जाते हैं। यदि यही मैं लिख दूं कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और फिर नीचे विकल्प हो जाए ए बी सी, इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है? तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख तो अनुच्छेद 40 में है, 41 में नहीं है। तो फिर सुमेलित कौन सा होगा? यह होगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और वो भी ध्यान रखना अनुच्छेद 39 के डी में है। और गहराई से दे दे तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 39 में, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 39 के किसमें है? डी में है। इतनी गहराई से चीजें याद रखेंगे तब आप लोगों के प्रश्न सही होंगे। पुरुषों और स्त्रियों को, यह रिपीट है यहां पर, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? या मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं,
आपको ABCD में इन चीजों को याद रखना है, ACD और E। क्योंकि अंग्रेजी वर्जन में देखोगे तो आपको इस प्रकार से आर्टिकल मिलेंगे। ये नया अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद के भीतर ही है। तो अभी हमने बात की आर्टिकल 39D में इस बात का उल्लेख है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया? ये लागू कब हुआ? लागू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1995 को। इसलिए विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 कैपिटल ए 39 कैपिटल ए में निशुल्क और विधिक सेवा का प्रावधान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 3। काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आप को आधार प्राप्त करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 41 में। ध्यान रखना, अनुच्छेद 41 में इस बात का भी उल्लेख है कि राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अभाव में लोगों को लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो 41 में काम प्राप्त करने के अधिकार की बात, काम प्राप्त यानी कि लोगों को काम प्राप्त हो, इसका आधार अनुच्छेद 41 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं? अभी हमने बात की, बीमारी है, बेकारी है, बुढ़ापा है, लेकिन चिकित्सा सहायता जैसे शब्दों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अब इसका क्रम भी पूछ ले तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा है? बेकारी, फिर कौन सा है? बुढ़ापा, और फिर कौन सा शब्द है? बीमारी। यह भी याद रखना होता है। भारतीय संविधान में निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंत स्थापित किया गया। तो निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अंत स्थापित किया गया 39A में। यह विकल्प इसका सही होगा। गलती से टाइप करते समय रह गया होगा, इसको हम संशोधन कर देंगे, आपको जो पीडीएफ देंगे उसमें। तो अनुच्छेद 39A में निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? एक यह तरीका है प्रश्न पूछने का, 4 विकल्प दे देंगे और पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। उसमें या तो मूल अधिकार का कोई प्रावधान देंगे, या राज्य के जो हमारे मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जो 11 मूल कर्तव्य है उसमें से कोई एक मूल कर्तव्य इसमें दिया जाएगा। देखिए जरा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 43 में। कौन सा अनुच्छेद में? 43 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, स्पष्ट उल्लेख है आर्टिकल 44 में। निशुल्क विधिक सहायता, स्पष्ट उल्लेख है आर्टिकल 39A में। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में कहीं पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का उल्लेख नहीं है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख है मूल कर्तव्य में। कहां उल्लेख है? मूल कर्तव्य में।
इसलिए मैं कहता हूं कि भले फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में मूल कर्तव्य नहीं है, लेकिन हम लोगों को पढ़ने होंगे, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के प्रश्नों को हल करने में काफी आसानी हो जाएगी यदि हम लोगों ने यह जान लिया कि कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य। जहां तक मुझे याद आ रहा 8 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें इस बात का उल्लेख है। आगे देखिए, निम्नांकित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? मूलतः सम्मिलित नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ कि मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 38 में खंड 2 जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 में एफ का प्रावधान किया गया था और इसके अलावा 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। बहुत ढंग से आप लोगों को याद रखना है, 39A, 43A और 48A। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत नए जोड़े गए। कैपिटल ए है, इसका मतलब है कि नए अनुच्छेद है। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया था। साथ ही साथ 97 अमेंडमेंट के तहत जो है 43B नामक प्रावधान जोड़ा गया था। तो 4 तो नए अनुच्छेद जोड़े गए जो मूल संविधान में नहीं थे, ये 3 तो 42वें संविधान संशोधन के तहत और एक 97 अमेंडमेंट के तहत। तो ये 4 संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। 97वां संविधान संशोधन 2011, 97 2011। 44वां संविधान संशोधन 1978 79 में लागू हुआ था, ये 2012 में लागू हुआ था। ये 1976 ये 1977 में लागू हुआ था और ये हो गया आपके 2002। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि ये आप लोगों ने ध्यान रख ली चीजें तो इस प्रकार के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आइए अब उस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन केवल ये कौन कौन से अनुच्छेद नए जुड़े या कौन से अनुच्छेदों में नए प्रावधान किए गए, केवल वही याद रखने से काम चलेगा नहीं। तो इनमें क्या है वो बात भी आप लोगों को याद रखनी होगी। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 39A में, तो मूल संविधान का ही है। ग्राम पंचायतों का गठन, इस बात का उल्लेख है 40 में, तो मूल संविधान का ही है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी था, यह है 43A में, और 43A में इसका मतलब मूल संविधान का नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन, इसका उल्लेख है 48 में, तो इसका उत्तर आपके क्या हो गया? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। देख लीजिए 43A, ये देख लीजिए मूल संविधान का प्रावधान नहीं है। बहुत हेल्प करेगा इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने में ये चीजें। आगे, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात का स्पष्टतः उल्लेख है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पढ़िए जरा आप लोग, सही कथन कौन सा होगा? पहला ए, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, स्पष्टतः उल्लेख है अनुच्छेद 38 खंड ए में। खंड नहीं दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह ध्यान रखना 39A नहीं है, ये 48A है, 48A। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया? गलत हो गया। 51 क, यानी कि हम कह सकते हैं 51 कैपिटल A, 51 क के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा का प्रयास करेगा। बिल्कुल ये बात भी सही है, तो A और C सही है, तो ये हो जाएगा आपके उत्तर। एक ये तरीका है प्रश्न देने का। राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत्य स्थापित नहीं किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंत्य स्थापित नहीं किया गया। तो देखिए अंत्य स्थापित कौन कौन से किए गए? 39(1), 43A, 39A, 43A, 48A और एक अनुच्छेद 39 में F, ये जो प्रावधान है ये अंतः स्थापित किए गए। अब इसमें से कौन सा नहीं आता है उसके अनुसार आपको इस उत्तर प्रश्न का उत्तर देना। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, कौन से अनुच्छेद में है? 38
बी 38 का खंड 2, और ये 38 का खंड 2 हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा 1978। बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से रक्षा की जाए, और यह प्रावधान है 39F में, 39F में, जो कि हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह आप लोगों के है 39 कैपिटल ए, जो कि हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारिता, यह आपके है 43A में, तो यह हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आइए इस प्रश्न को यहां से देखते हैं। 39F, 39A, 43A और 48A के प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के तहत है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत है, ये 42वें और ये 42वें, 39F, 39A और 43A। तो 38(2) इतना ढंग से इन प्रश्नों को तैयार करेंगे इस मैटर को, तब आपके प्रश्न हल नहीं हो, तब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और आप जानते हैं कि संविधान के प्रश्न आजकल सरल आते नहीं है, बहुत गहराई के प्रश्न आते हैं और बहुत गहराई से आप लोगों को पढ़ना होगा। और ये देख लीजिए, सेकंड ग्रेड 2018 का प्रश्न है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 में 2 नामक खंड जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्य आय की, अवसरों की, प्रतिष्ठा की असमानता को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ये। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? आर्टिकल 48 एक मिनट, 48A है ये गलत लिख दिया यहां पर, 18 की जगह 48 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। पहले मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, अब समय खराब नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? मूल संविधान में नहीं था, इसका मतलब किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, वरन संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आइए देख लीजिए। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है। कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान का संरक्षण करना, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है। समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित करना, यह आर्टिकल 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, यह आर्टिकल 48 कैपिटल ए में है। आप खुद पता लगा दीजिए कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था। आपका स्पष्ट तो उत्तर आ जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A का प्रावधान है, चूंकि बाद में जोड़ा गया। 42 अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, फिर उसके आंसर। और इस प्रकार के प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। कितना हल हो गया? मैंने सामने अनुच्छेद लिख लिया, अपने आप हमने इसको पहचान लिया। आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 43A 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, बिल्कुल बात सही है। अनुच्छेद 49 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, या इससे संबंधित है? नहीं। या यदि 49 की जगह 38 हो जाता, 38 का खंड 2 हो जाता, ये सही हो जाता। 43B 97 अमेंडमेंट वर्ष 2011 बिल्कुल सही है, सहकारी समितियों का उन्नयन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट वर्ष 2002 के तहत इसकी विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के बाल्यावस्था और उनकी शिक्षा की देखभाल करना राज्य का कर्तव्य रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ये एक नया ट्रेंड है। हेड मास्टर वर्ष 2021 में प्रश्न पूछा गया था। आपको बहुत ढंग से सारी चीजें क्लियर होगी, तब इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51 है, जिसमें ABCD में 4 प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये देख लीजिए, मैंने जब ये टॉपिक करवाया था तब आपको कहा था कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ये देखिए सेकेंड ग्रेड 2022 एकदम लेटेस्ट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आजकल आने लग गए, संविधान की हूबहू लैंग्वेज के प्रश्न आजकल आने लग गए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है।
51A में सबसे पहले इसी बात का उल्लेख है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। फिर सभी देशों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध रहेगा, प्रयास करेगा। उसके बाद में संगठित लोग के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाएगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि सब उसका पालन करे, जो भी संधियां हो रखी है उसके प्रति सभी देश आदर रखे। और अंत में हम बात करेंगे कि डी में कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम माध्यम से निपटारे के लिए प्रोत्साहन देगा भारत। तो ये इसका क्रम रहेगा। क्रम भी ठीक से याद रखना, पहले में 3, देखिए 3 यहां भी है और 3 यहां भी नहीं, यही है। तो इसका कई बार तो ऐसे प्रश्न एक प्रावधान याद होने पर ही हमारा हल हो जाता है, लेकिन कई बार जैसे यहां पर भी 3 होता तो और हम लोगों को मेहनत करनी होती। यदि सरकार द्वारा राज्य के निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? कोई नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा कथन राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब एक कथन गलत है। यह सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, बिल्कुल बात सही है। सामाजिक और आर्थिक न्याय और लोकतंत्र के प्रतीक है, क्योंकि ये राज्य पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भले ही नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, वो जनमत की ताकत है। कोई भी सरकार इनको अवहेलना करेगी तो आगामी चुनाव में जनमत के विरोध का उसको सामना करना पड़ेगा। इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया गया, बिल्कुल नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया गया। और बी.एन. राव जो हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने नीति निदेशक तत्वों के भाग 4 को नैतिक उपदेश की संज्ञा दी। ये प्रशासकों के आचार संहिता के रूप में कार्य करते हैं, राज्य के पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल जो मुख्य प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है, कानूनी दायित्व नहीं है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये गलत कथन है।